ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना कॉर्निया का पार्ट 2 है जिसके अंदर हमने केराटाइटिस डिस्कस करना है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। लास्ट वीडियो में मैंने बैक्टीरियल केराटाइटिस तक डिस्कस कर लिया, बस थोड़ा सा रह गया इसमें। अब ना केराटाइटिस की और किस-किस वजह से हो सकता है। एक हमारे पास होता है फंगल केराटाइटिस, यहाँ से अपनी हमने बेसिकली शुरू करना है। फंगल केराटाइटिस, फिर एक उसने कैटेगरी दी हुई है प्रोटोज़ोअल केराटाइटिस, ठीक है। प्रोटोज़ोअल केराटाइटिस हो गया। फिर हमारे पास आता है नंबर 3 पे डेंड्रिटिक केराटाइटिस, डेंड्रिटिक केराटाइटिस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वायरल केराटाइटिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वायरल में भी बेसिकली जो है ना वो हर्पीज़ हो गया, ठीक है, और ये सारी की सारी मोस्टली करती हैं आपका कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन, जिसे हम केराटाइटिस कहते हैं। फंगल के अंदर जो है ना वो कह रहे हैं कि 2 फर्दर इसकी डिवीजन कर दी गई हैं। फंगल के अंदर हमारे पास एक होता है फिलामेंटस, और एक हमारे पास होता है कैंडिडियासिस, ठीक है। कैंडिडियासिस हो गया। अब यहाँ पे जो है ना वो जो केराटाइटिस होता है उसके एजेस के ऊपर उसको ना फिलामेंटस कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके ना फीदरी एजेस होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि फिलामेंटस की एफ से फिलामेंटस, एफ से हमारे पास फीदरी एजेस होते हैं। साथ में इसके अंदर ना सैटेलाइट लीन्स भी आपको दिख जाती हैं। बस ये 2 बातें आपने यहाँ पे बता देनी है फिलामेंटस के अंदर। जिस तरह ना फीदरी ये इस तरह करके आपको बस ये दिख जाए ना, तो ये हमारे पास होगा फिलामेंटस केराटाइटिस। बाकी जो है ना वो कैंडिडियासिस में हमारे पास या फिर वो यीस्ट की वजह से होता है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो डेंस येलोश ओपेक मटेरियल आपको दिखता है, डेंस येलोश ओपेक मटेरियल आपको दिख जाएगा। तो ये हमारे पास होगा कैंडिडियासिस का। ये 2 बातें तो आपको अब समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोज़ोअल। तो इसके अंदर ना एक्एंथामीबा जो है ना वो इन्वॉल्व होता है, और ये मोस्टली स्विमिंग पूल के अंदर जो नहाते हैं ना, ठीक है, तो उनके अंदर मोस्टली जो ना केराटाइटिस होने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो प्रोटोज़ोअल की वजह से। एक्एंथामीबा आपने नाम सुना होगा बायोलॉजी के अंदर, वो अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइटोलॉजी के अंदर आई थिंक है। फिर डेंड्रिटिक के अंदर क्या होता है, जब हम जो है ना वो स्टेनिंग ऑफ एपिथेलियम यहाँ पे ना मोस्टली करके हम इसको डेंड्रिटिक देखते हैं। तो इसके अंदर आपको ये ट्री शेप जो है ना वो इस तरह मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, बड़े जो जिस तरह डर्टू नहीं होता उस तरह की आपको दिख जाती है। तो यहाँ पे है सबसे पहले आप कमिंग बैक टू की फंगल केराटाइटिस। तो इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता के हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारे पास फंगल केराटाइटिस है ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नाइस, वो भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से बेचारे आते हैं, उन्हें मैं रोक तो नहीं ना सकता। एनीवेज, फंगल केराटाइटिस में हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ब्लाइंडिंग कंडीशन इसके अंदर होती है। मतलब ये आपको ब्लाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर पोटेंशियल होता है, और इसके लिए जो ना हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है ना रिक्वायर्ड होती है। अगर हमने इमीडिएट ट्रीटमेंट ना की तो मसला हो जाए। एटियोलॉजी में क्या होता है हमारे पास, एटियोलॉजी में वो कह रहा है कि हमारे पास कोई फंगस है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ना रिजिड सेल वाल होती है, ठीक है। क्योंकि फंजाई के अंदर हमारे पास रिजिड सेल वाल होती है, और उस सेल वाल के अंदर आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है कि क्या होता है, काइटन होती है। फंजाई के अंदर ना काइटन इसकी मेन थी, बैक्टीरिया और फंजाई में यही फ़र्क था ना कि इसके अंदर काइटन होती थी। तो ये काइटन जो है ना वो अब इसके अंदर इवन डीएनए या आरएनए, तो वो सारे का सारा जो है ना वो हार्ड टू डिस्ट्रॉय, तो इस वजह से ज़्यादा काम ख़राब करती हैं। अब हमने कहा कि इसके अंदर 2 तरह के, एक होता है फिलामेंटस, और एक मतलब होता है कैंडिडियासिस। तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आपको चलते हैं। तो ये जो हमारे पास होता है ना फिलामेंटस केराटाइटिस, फिलामेंटस फंगल केराटाइटिस, और एक हमारे पास था कैंडिडियासिस या यीस्ट, इसका हम दूसरा नाम लिख रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों को आपने नहीं भूलना। जो हमारे पास होता है ना फिलामेंटस, ये होता है किस वजह से, ड्यू टू एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से, ठीक है। आपने वही माइकोलॉजी पढ़ी तो एस्परगिलस की वजह से जो है ना हमारे पास होगा। इसके अंदर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास हाइफी प्रोड्यूस करता है अपने, ठीक है। तो हाइफी इसमें ना फीदरी लाइक अपीयरेंस आपको मैंने ऑलरेडी बता दी, जबकि ये यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास यूनिसेलुलर होगा, और यहाँ पे हाइफी की जगह ना बडिंग साथ में आपको मिल जाएगी। हाईफाई प्लस जो है ना वो बडिंग आपको हमेशा साथ मिलेगी। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, अब इस अगर ये फंगल केराटाइटिस खुदा ना खास्ता हो गया तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है ये मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो वो कह रहा है, एक तो हमारे पास या तो ऑक्यूलर ट्रोमा हुआ, उसके बाद जो है ना वो फंगल जो है ना आसानी से जाके कर लेगा, तो ऑक्यूलर ट्रोमा एक बड़ी वजह होती है। या फिर वो पेशेंट जो है ना वो स्टीराइड के ऊपर है, जब वो स्टीराइड के ऊपर होगा तो हमारे पास उसकी इम्यूनिटी काफ़ी हम लो कर चुके होंगे, तो फंजाई भाग के एक्टिव उसके ऊपर कर देंगे।
ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ना ऑक्यूलर सरफेस डिफेक्ट जो है ना वो इसके अंदर आ जाते हैं। साथ में आपका जो एड्स के पेशेंट है अमूमन, या फिर जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट है ना आप, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया। या फिर जो पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट हुआ उनके अंदर भी ज़ाहिर बात है हमने इम्यूनिटी को लो किया हुआ है ना, तो इस वजह से सारे करते हैं। इसकी वजह से पेन होगा, ब्लर विजन होगी, फोटोफोबिक होगा, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा। यही वही आपको पहले वाली बातें बताएं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक में साथ साथ देखते जाइएगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करना पड़े फिलामेंटस के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और कैंडिडियासिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे एक चार्ट बना के देता हूँ। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था जो कि आप स्टिकी नोट बना लें या अपना चार्ट बना लें, ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चुटकियों में बंदा हल करके अपने नंबर साइड पे करता है, ज़्यादा देर नहीं लिखाता। ओके जी, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे अगर हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। अगर हमारे पास फिलामेंटस होगा, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फिलामेंटस केराटाइटिस है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैंडिडियासिस या यीस्ट की वजह से हमारे पास जो होता है ना होता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। जब हमारे पास अल्सर जो है ना वो ग्रीनिश वाइट हो, ठीक है, ग्रीन जिस तरह ये पॉइंटर है, ग्रीनिश वाइट अल्सर आपको अगर दिख जाए, ठीक है, अब इस पॉइंट से आपने को नहीं भूलेगा, तो ये हमारे पास होगा फिलामेंटस। लेकिन अगर ये कैंडिडियासिस का होगा तो हमारे पास किस तरह का आएगा, येलो वाइट आपके पास इन्फिल्ट्रेशंस होंगी जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होंगी, मतलब वो गाढ़ा गाढ़ा सा होगा ना, ठीक है, तो ये डेंस होगी। जबकि यहाँ पे ये अब ये ग्रीनिश वाइट जो आपके पास अल्सर है ना, इसकी किस तरह होगी, फीदरी जो है ना एजिज होंगी। एमसीक्यूज में ये 2 पॉइंट अगर क्लिक करके तो आपको पता चलेगा ये हमारे पास क्या है, फिलामेंटस जो है ना वो केराटाइटिस है। अच्छा, एजिज जो होते हैं ना वो एलिवेटेड लीन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, एलिवेटेड लीन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, और हाईफॉन्स भी हमारे पास दिख जाते हैं, ठीक है। और साथ में वो सेटेलाइट लीन्स जो होते हैं ना वो हमारे पास दिख जाती हैं, ठीक है। और वो येलो स्टेंस भी कुछ ना कुछ कहीं पे मिलती है। इन्वेस्टिगेशन आपने किस तरह करनी है, इन्वेस्टिगेशन में कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल जो आपके वो है ना स्टेनिंग कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टेनिंग कर लेनी है। स्टेनिंग के बाद आपने कॉर्नियल ना स्क्रैपिंग कर लें, कॉर्निया के ऊपर से एक स्क्रैप लेके ना उसको आपने लैब में भेज देना है। साथ में हमने जिम्सा स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और डेक्सट्रोज शुगर वगैरह के ज़रिए भी आप जो है ना इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है, अब हमारे पास पता चल गया कि ये हमारे पास फंगल की वजह से हुआ, तो ट्रीटमेंट आपने टॉपिकल एंटी फंगल थेरापी दे देनी है। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक ना देने बैठ जाना, हाँ वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने टॉपिकल एंटी फंगल देनी है, ठीक है। कितने दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए आपने फार्माकोलॉजी में मेरे से अच्छी आती है, ठीक है। इसके अंदर नेस्टेटिन होता है, या फिर आपने फ्लूकोकेनाजोल आपने पढ़ी होगी, फ्लूकोकेनाजोल जोल वाली जिनके अंदर जोल आता है ना वो एंटी फंगल होती हैं, तो वो दे देनी है। एम्फोट्राइसिन बी या एजोल दे देनी है, एम्फोट्राइसिन बी या फिर आपने एजोल साथ में कम्बिनेशन में देगी ना, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक भी साथ में, अब ये देने के बाद आपने जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स देना है, ताकि आपको जो है ना वो स्कैंडी इन्फेक्शन ना हो। और उसके अंदर आपने क्या करना है, टेट्रासाइक्लिन दे देनी है, और साइक्लोप्लेजिक्स जो है ना वो टेट्रासाइक्लिन, और साथ में हमने साइक्लोप्लेजिक्स दे देनी है, ताकि हमारे पास ये सारे का सारा ना हो। तो ये था हमारा सारे का सारा फंगल के बारे में। अब सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कौन सा, ये जो दूसरे वाला है प्रोटोजोल, ठीक है। इसकी वजह क्या होता है, अकेंथ अमीबा जो होता है ना इसकी बड़ी वजह है, तो ये मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ओके जी, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोजोल केराटाइटिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली मैंने जो बताया वो होता है अकेंथ अमीबा, ठीक है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, उस पहले खुद ही देख लेना यार। ये हमारे पास स्विमिंग पूल के अंदर जो है ना वो पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्टली जो है ना ये फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर के अंदर, या फिर हमारे पास इवन सॉइल के अंदर भी ये दिख जाता है। अच्छा, सिस्टिक फॉर्म इसकी सबसे ज़्यादा जो है ना वो डोमिनेट है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सिस्ट फॉर्म जो होती है ना इसकी हमारे पास डोमिनेंट है, और इसकी दूसरी फॉर्म होती है प्रोटोजोल फॉर्म, ठीक। अब जो लोग स्विमिंग करते हैं ना, और और साथ में वो कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ज़्यादा पहनती हैं, मोस्टली कुछ ख़वातीन जो है ना वो स्विमिंग की बहुत शौकीन होती हैं। हमारी एक मैडम थी, वो सुबह स्विमिंग करके आया करती थी, वो थी ENT की, जी हाँ मुझे याद है अभी तक। वो बताया करती थी कि आज स्विमिंग हमने सेशन था, पता नहीं क्या क्या, वो हमें भी बल्कि रिकमेंड करती थी आप स्विमिंग किया करो, बॉडी का हर एक जो है ना मसल वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, जो लोग ज़्यादा स्विमिंग करते हैं साथ में मतलब कॉन्टैक्ट लेंस ही यूज़ कर रहे होते हैं आँखों में, तो उनकी वजह से आँख में कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ, तो वहाँ पे जो है ना अगर स्विमिंग पूल में प्रोटोजोल होगा,
अकैंथामेबा हुआ तो वो तेज़ी से जो है ना वो ऑकुलर ट्रोमा की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लर विजन होगी, साथ में लैक्रीमेशन होगी, साथ में फोटोफोबिया हो गया और साथ में सीवियर पेन होगी। इतनी सीवियर पेन होगी वो चीखें मारता हुआ आएगा, उसकी जो है ना वो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। इतना मैं कह देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये अकैंथामेबा ही है या कुछ और ही है? तो आपको जो है ना वो रिंग एब्सेसिस जो है ना वो आपको सबसे पहले दिखेंगी। रिंग एब्सेसिस के अंदर क्या होगा, यूँ करके और यहाँ पे रिंगिंग जो है ना वो आपको मोस्टली दिख जाती है। साथ में वगैरह कॉर्नियल मेल्टिंग भी आपको दिख जाती है, कॉर्नियल मेल्टिंग दिख जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको दिख गई है तो आपने फ़ौरन सबसे पहले दवाई नहीं दे देनी, पहले लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी है। लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे ताकि कंफर्म हो जाए। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने कॉर्नियल जो है ना वो स्वैब ले लेना है, ठीक है। फिर ग्राम स्टेनिंग और साथ में आपने कल्चर जो है ना वो ले लेना और कॉर्नियल बायोप्सी जो है ना वो कर लेंगे तो आपको सारे का सारा डिटेल। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ट्रीटमेंट में अगर आपने पता चल गया कि ये वाकई ही ये अकैंथामेबा है तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने डिब्राइडमेंट करनी है। मतलब कॉर्नियल एपिथेलियम का वो हिस्सा जो इन्फेक्टेड है, डिब्राइडमेंट किसे कहते हैं कि मतलब वहाँ से काट देना किसी भी चीज़ को, कहते हैं ना फुट की डिब्राइडमेंट की है, अंगूठे की डिब्राइडमेंट की है, कि मतलब उसको काट दिया है, तो यही आपने कॉर्नियल डिब्राइडमेंट करनी है की है, ठीक है। डिब्राइडमेंट जो है ना ये कर लेनी होती है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड कॉर्नियल एपिथेलियम है उसको काट की साइड पे कर दो। फिर आपने टॉपिकल अमेबी साइट्स जो है ना वो दे देनी है। ये भी आपकी फार्माकोलॉजी में एंटी अमीबे में अमाइनोग्लाइकोसाइड, डोपामिन और पॉलीहेक्सामेथाइलिन जो है ना वो दे देने। साथ में आपने केराटोप्लास्टी भी कर सकते हैं, तो आपका सारे का सारा ये हो जाएगा। तो मेडिसिन वही है फार्माकोलॉजी वाली भी। ये थी सारे का सारा फंगल के बारे में। लास्ट पे हमारे पास होता है वायरल केराटाइटिस, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी को मैं अभी ये इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। अभी तक किसी को मसला है तो मुझे बता दें। तो जिस ने स्क्रीनशॉट का कह रहे होते हैं ना वो यहाँ से अब स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं। थोड़ा सा रफ लिखा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। ओके जी, अब हम ना वायरल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ताकि हमारी जगह बात जाए। वायरस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो जो केराटाइटिस करता है वो हमारे पास होता है हर्पीज़, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, डीएनए वायरस है। हर्पीज़ वायरस डीएनए वायरस है और ये करता है कॉर्नियल स्कारिंग जो है ना वो हमारे पास होगी, इसकी वजह से कॉर्नियल स्कारिंग हो जाती है। अब इसके अंदर हर्पीज़ की दो तरह की हमने पढ़ी थी ना, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप वायरस, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो था हमारे पास किसकी वजह से, वो जेनिटल इन्फेक्शन की वजह से, जबकि 1 हमारे पास जो है ना, ओहो यार इसके फोकस को क्या हो रहा है, ओके, जो 1 है ना वो इन्फेक्टेड लीन अबव द वेस्ट, मतलब आपकी जो है ना पेट की वेस्ट, वहाँ से अबव वेस्ट जितना भी इन्फेक्शन होगा ना उसकी वजह से जो भी होगा वो हमारे पास हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 1 की वजह से, और जो बिलो वेस्ट मतलब आपकी जेनिटल आर्गन सारे के सारे आ जाती हैं, तो इसकी वजह कौन सी होती है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप वायरस 2, मतलब 2 नंबर चीज़ काम जो करती है ना वो सारे के सारे। अब इसके अंदर ना सबसे पहले वो कह रहा है कि हमारे पास होता है प्राइमरी ऑक्यूलर इन्फेक्शन, वायरल के अंदर प्राइमरी ऑक्यूलर इन्फेक्शन मतलब जो कि पहली दफ़ा हुआ है, पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके अंदर आपको फीवर दिखेगा, साथ में मेलीज़ दिखेगा, ठीक है, फीवर मेलीज़ मतलब मसल पेन और वो सारे की सारी, और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको मोस्टली दिख जाएगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अच्छा, और यहाँ पे जो वेजिकल्स हैं, क्योंकि हर्पीज़ के अंदर वेजिकल बनते हैं, जेनिटल के ऊपर इवन बन सकते हैं या कहीं और पे, तो वेजिकल्स जो है ना वो हमारे पास पेरी ऑर्बिटल एरिया पे दिखेंगी, मतलब आई के इर्द गिर्द पेरी ऑर्बिटल, ठीक है, वहाँ पे दिखेंगे। ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने एंटीवायरल दे देना है, साइक्लोवीर दे देनी है, तो चुप करके आपने एंटीवायरल ड्रग दे के इसको देना है, ठीक है। बच्चे को पहले 6 माह में ना नहीं होता, अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले 6 माह में नहीं होता, क्योंकि माँ की तरफ से एंटीबायोटिक उसके ब्लड में होती है, लेकिन 6 माह के बाद जब माँ की एंटीबायोटिक यूज़ हो जाती है ना, एंटीबॉडीज़, तो उसके बच्चे को 6 माह के हमेशा बाद ही जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन ये वाला होगा, ठीक है। तो ये एक बात आपने याद रखनी है। नंबर सेकंड में कहता है रिकरेंट हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, मतलब ये बार बार भी हो सकता है, अगर दोबारा हो तो इसे कहते हैं, ये था प्राइमरी ऑक्यूलर, अगर बार बार होगा तो इसे रिकरेंट हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस केराटाइटिस जो बार बार हो रहा है। फिर उसने कहा हुआ है कि हमारे पास हो सकता है, एक तो ये है नंबर सेकंड वाली, उसने बात की है कि एक्यूट एपिथेलियल या डर्माइड या डेंड्रेटिक अल्सर्स के बारे में। अब ये डेंड्रेटिक अल्सर्स इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मैंने कहा रहा था ना कि ये ट्री वाला है ये वाला, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि हमारा ये साथ भी कवर हो जाए। ओके, तो मैं एक्यूट एपिथेलियस का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, एक्यूट एपिथेलियल या फिर डर्मॉइड
या फिर डेंड्रेटिक अल्सर। ठीक है, अब इसके बारे में इसकी वजह भी क्या है, हमारे पास हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और 2 दोनों ही जो है ना वो करते हैं। आपको एक सिनेरियो के अंदर अगर लिखा आ जाए कि ब्रांचिंग ट्री, ठीक है, ब्रांचिंग ट्रीज़, जिस तरह ये दरख्त होता है ना यूं 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 यूं, ठीक है, तो ये ब्रांचिंग ट्रीज़ जो है ना ये इस तरह के अगर एक्सपीरियंस आपको आ जाए ना, साथ में ब्लिस्टर वेजिकल अलॉन्ग दी आई होगा, ठीक है, आई के इर्द गिर्द जो है ना वो ब्लिस्टर्स आपको और वेजिकल सारे के सारे दिख जाएँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारे पास कौन सा है, डेंड्रेटिक। मतलब मैंने यूँ याद रखा, रिटिक है ना, मतलब ट्री की फीलिंग आ रही है, तो डेंड्रेटिक में यूँ कर लेना बस। अच्छा, अब जो है ना वो कह रहे हैं सिम्टम्स क्या होंगे, मरीज़ आपको किस तरह आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ना फ़ौरन बॉडी जो है ना वो सेंसेशन होती है, साथ में फोटोफोबिया है, साथ में जो है ना वो विजन जो है ना वो कम हो रही है, साथ में कॉर्नियल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इवन कि हल्की सी चीज़ भी लग जाए तो मुझे खारिश 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 खारिश, और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है, आपने एंटीवायरल जो है ना उसको दे देनी है, चुप करके एसाइक्लोविर, जिसकी वजह से ये सारे का सारा वो ट्री लाइफ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने एक आगे मज़ीद दी हुई है डेसीफार्म केराटाइटिस। ये क्या होता है, इसके अंदर जो है ना वो डिस्क शेप्ड आपको, ठीक है, डिस्क शेप्ड केराटाइटिस आपको सारे का सारा मिल जाता है। वजह क्या है, वही वायरल की इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास होता है, और इसके अंदर ना टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, इसके अंदर एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले एंटीवायरल दे के साथ में एंटी बैक्टीरियल, जिस तरह होती है ना डिस्क गोल गोल, बिल्कुल वैसे ही अगर आपको दिखे तो ये डेसीफॉर्म होता है। ये एक छोटा सा है। तो अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद ना आपकी MCQ गलत नहीं हो। तो यहाँ तक ना मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे अगर आपके सिनेरियो में सेटेलाइट जो है ना वो आपके लियंस आ जाएँ, ठीक है, तो वो किसका है, फंगल केराटाइटिस का आपने ऊपर पहुंच जाना है। ठीक है, सेटेलाइट जो है ना फंगल केराटाइटिस की निशानी है, जिसके अंदर फिलामेंटस, फंगल की भी कौन सी, फिलामेंटस टाइप थी, और दूसरी थी कैंडिडियस, तो जिनके अंदर फिलामेंटस टाइप है ना वो होगी सेटेलाइट लीजन के साथ रिलेटेड। नंबर 2 पे अगर आपके पास रिंग लीजन्स आ जाए, ठीक है, तो रिंग लीजन मतलब गोल गोल, मैंने बताया था ना यूं यूं गोल गोल, तो वो किसकी थी, हमारे पास एकेंथ अमीबा, मतलब जो प्रोटोजोल की स्विमिंग की तरह होते थे ना, तो हमारे पास एकेंथ अमीबा जो है ना, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास जो होगी वो रिंग लीजन्स होगी। फिर अगर जो है ना वो वेजिकल केराटाइटिस अराउंड दी आई, पेरी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वेजिकल प्लस केराटाइटिस अराउंड दी आई आपको दिख जाए, तो हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होगा। अब आप डिपेंड कर लेना कंडीशन पर। अगर तो आपको ट्री लाइक अपीयरेंस मिल जाए तो वो कहाँ पे होगी, ट्री लाइक अपीयरेंस जो है ना वो हमारे पास डेंड्रेटिक या डर्माइड केराटाइटिस जो है ना, ठीक है, डेंड्रेटिक या फिर डर्माइड, ये दोनों एक ही लफ्ज़ है, तो यहाँ पे होगा। सबसे ज़्यादा जो है ना वो कॉर्निया कौन डोनेट करता है, देखो ये अब्दुस्तार जो एदी था ना, ठीक है, इसने अपना मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरी बॉडी का जो ऑर्गन जो है ना वो किसी को चाहिए वो ले सकता है। तो डॉक्टरों ने देखा था ऑलमोस्ट सारे ही जो है ना वो बूढ़े होने की वजह से ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं था, सिर्फ एक कॉर्निया बचा था, जो कि उन्होंने 6 घंटे के अंदर निकाल के ना किसी और पेशेंट को फिर लगा दिया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में ना सबसे ज़्यादा ये कॉर्निया की जो है ना वो डोनेशन की जाती है, वहाँ से फिर इवन के ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी ली जाती हैं। तो ये था सारे का सारा हमारे पास इसका केराटाइटिस के बारे में। अब हमारे पास है हर्पीस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यार जिन लोगों को ना समझ नहीं ना आई अभी तक वो केराटाइटिस वाले की, सेटेलाइट लीजन्स आपको ये दिख रही है येलोश येलो, मैं बता रहा था, फीदरी एजेस देख रहे हैं, जिस तरह ये पर होते हैं ना बिल्कुल वैसे वैसे कि फीदरी एजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये देख लो सेटेलाइट लीजन में येलोश येलो येलो, यहाँ पे जिस तरह सेटेलाइट्स की तरह आपको गोल 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 से आपको लीजन्स ही नज़र आती हैं। ठीक है, फिर अकेंथ अमीबा के लिए हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, और जो कि स्विमिंग पूल के अंदर हम मोस्टली देखा गया था। देन हमारे पास ये हर्पीज़ के लिए देखिए लीजन्स जो है ना वो पेरी ऑर्बिटल एरियाज़ के ऊपर मैंने MCQs भी बता दिया आपको। फिर पंक्चुएट लीजन केराटाइटिस आपको वो सारे की तरह पंक्टास नज़र आ रहे हैं सारे। और क्या, हाँ ये देखो डेंड्रेटिक में वगैरह ट्री लाइक जो होता है ना, जिस तरह वो दरख्त होता है बिल्कुल वैसे ही आपको ये ऑस्पी की डायग्राम पक्की लगती है। अगर कॉर्निया से उसने लेना ना, ये डेंड्रेटिक वाली पक्की आती है, हमारी तरफ आई थी। अच्छा, फिर ये देख लो यहाँ पे हर्पीस जियोग्राफिकल कॉर्नियल अल्सर आपको दिख रहा है सारे का सारा सॉरी डिसीबा में ये डिस्क शेप आपको कॉर्नियल एडिमा वो आपको सारे का सारा दिख रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है स्टोमल या नेक्रोटिक, वो आपको देख लीजिएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो अभी हमारे पास आ जाएगा फिर हर्पीज ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस। ये क्या होता है बेसिकली, इसको हमने केराटो यूवियाइटिस के अंदर डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास केराटाइटिस के साथ साथ यूवियाइटिस भी हो जाता है ना। तो ट्रीटमेंट क्या है, जिस तरह हमने वायरल की करनी है वैसे अब हर्पीज ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है हमारा। ओके जी, अभी ना हर्पीज ज़ोस्टर जो है ना, ये आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत मरतबा पढ़ा होगा। ये बेसिकली ट्राईजेमिनल नर्व जो होते हैं ना, जो कि ऑप्थेल्मिक, इसकी जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है, ठीक है। ट्राईजेमिनल नर्व जो C5 थी, उसकी जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, इसके ऊपर जो है ना इसका अटैक होता है। जहाँ जहाँ हो जाएगी, ये इन्फेक्शन किसी भी नॉन इम्यूनाइज्ड बंदे को हो जाता है। चिकन पॉक्स, शिंगल्स, वेजिकल, वो सारे के सारे पेप्यूज इसके अंदर वो दिख जाएंगे आपको, ठीक है। मोस्टली जो है ना इसने स्किन को इन्वॉल्व करना है, जेनिटल ट्रैक को जो है ना वो इन्वॉल्व करता है। आपने ये सारा पढ़ा ही होगा। पहली दफ़ा जो होता है ना वो प्राइमरी इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन ख़तरनाक है क्योंकि ये रिज़ाइड कर जाता है ना, ठीक है। तो इसी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन का वो रिज़ाइड कर देगा। इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई है, वो है मोरेन्स अल्सर। ये क्या होती है, व्हाट इज़ मोरन अल्सर, ये अमूमन पूछती हैं। क्रोनिक मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन प्लस हमारे पास लिम्बस और कॉर्निया जो होता है ना, पेनफुल भी होता है ये, ठीक है। अल्सर ये ऐसा है कि ये इसमें पेनफुल अल्सर होगा, इसके अंदर ना लिम्बस आपका इन्वॉल्व होगा और साथ में कॉर्निया, ठीक है। ये आँख है ना, ये लिम्बस हो गया, और ये साथ में इसका जो कॉर्निया इंटीरियर 1/6 पोर्शन है ना, ये सारे का सारा इन्वॉल्व होगा। इसे हम कहेंगे मोरन अल्सर। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है इंटरस्टिशियल केराटाइटिस का लफ्ज़ नज़र आएगा, एक हमारे पास है केराटोपैथी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो होता है ना इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, इसको हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखते हैं। ओके, हमने अभी कहा कि हमारे पास दो बातें हैं, एक हमारे पास होता है इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, ठीक है, और नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है केराटोपैथी। दो चीज़ें हैं हमारे पास। जो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, इसके अंदर ना 5 लेयर्स होती हैं कॉर्निया की, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर है ना कॉर्निया की। उनमें से जो फर्स्ट लेयर है ना एपिथेलियल लेयर, उसको छोड़ के बाकी सारी जो है ना वो चारों लेयर्स वो इन्वॉल्व अगर हो ना, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। थर्ड स्टोमल लेयर, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मोटे वाली लेयर थी ना, थर्ड स्टोमल लेयर, वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो इफेक्टेड होगी। एपिथेलियम को बस आपने कंसीडर नहीं करना है इसके अंदर, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस के अंदर। जबकि जो हमारे पास केराटोपैथी है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो एपिथेलियम फर्स्ट वाली लेयर, यहाँ पे एपिथेलियम नहीं थी इन्वॉल्व, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली एपिथेलियम है ना वो इन्वॉल्व हो, जिसे हम केराटोपैथी कहते हैं। इसकी वजह से हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होता है न्यूट्रोट्रोपैथिक केराटोपैथी है, और एक हमारे पास होता है एक्सपोजर केराटोपैथी। ये दो केराटोपैथी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको एक लफ्ज़ पता होना चाहिए, केराटोकोनस क्या होता है। कोनस कौन से कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है कि बल्ज हुआ हुआ कुछ ना कुछ चीज़, केराटोकोनस। ये कॉर्निया जो है ना, इसके अंदर आपका जो इंटीरियर 1/6 पोर्शन ऑफ आई है, ये आगे की तरफ जो है ना बल्ज आउट हो जाता है। तो कॉर्निया बल्ज आउट हो जाए अगर, इसे हम कहते हैं केराटोकोनस। इसके अंदर ना जो मोस्टली वो होता है फिलामेंटस केराटाइटिस। जो फिलामेंटस केराटाइटिस था ना हमारे पास, उसके अंदर ये मोस्ट जो है ना वो देखे। और फिलामेंटल केराटाइटिस क्या होता है, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि इसके अंदर येलोश आपको वो सारी की सारी फिलामेंटस रिंग्स मिलती हैं, सैटेलाइट बॉडीज़ मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इंटरस्टिशियल केराटाइटिस के अंदर हमारे पास कॉर्निया जो है ना वो डैमेज हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना कॉर्निया डीजनरेट, ये हमेशा एक्वायर्ड होता है। यहाँ पे हमारे पास कॉर्नियल डीजनरेशन होती है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कॉर्निया की डिस्ट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रॉफी हो जाती है कॉर्निया की। तो ये सारे की सारी बातें। सो हर्पीज ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, अफेक्ट करता है, और ऑप्थेल्मिक डिवीजन्स ऑफ आई की जो नर्व है ना उसको, चिकन पॉक्स, शिंगल और वेजिकल्स, वो सारे के सारे। जबकि मोरल अल्सर के अंदर क्रोनिक होती है, अलॉन्ग विद लिम्बस और कॉर्निया, 3 बातें मैंने बताई। फिर इंटरस्टिशियल केराटाइटिस के अंदर क्या था हमारे पास, इंटरस्टिशियल के अंदर हमने कहा कि स्ट्रोमा जो अगर लेयर सारे की सारी साथ इन्वॉल्व हो। फिर केराटोपैथी के अंदर हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर एपिथेलियम इन्वॉल्व हो, वो हो गया।
ठीक है। जिस तरह फिर हमारे पास केराटोप्लास्टी के बारे में हमने बात की, प्लास्टी में हमारे पास एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाती है। केराटोकॉनस के बारे में बात की, कॉर्निया का बल्ज आउट होता है, ठीक है। कॉर्नियल डीजनरेशन जो है ना वो एक्वायर्ड होती है, डिस्ट्रॉफी जो होती है ना वो हमारे पास जेनेटिक होती है। फिर केराटोप्लास्टी क्या होता है, हमारे अगर कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करना हो तो इसे हम केराटोप्लास्टी कहते हैं। ये 4-5 टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको आगे मसला ना हो। अब जो होता है ना वो हर्पीस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ, जिस तरह जो है ना वो एटियोलॉजी किया है और वो सारी की सारी है। थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अमूमन होता पता कि जो एग्जामिनर है ना वो अपना प्रेशर डालने के लिए ना जब बंदा बैठता है ना तो सीधा ही पहला क्वेश्चन पढ़ता है, व्हाट इज़ हर्पीस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस। तो आपने सिर्फ ऑप्थेल्मिकस के ऊपर गौर करना है कि ये आई से रिलेटेड है, बाकी हर्पीस ज़ोस्टर इसी के है। तो मैं कह सकता हूँ कि भी ये सर ये पेरी और वाइटल डिजीज़ है। पेरी ऑक्यूलर, चलो ऑक्यूलर कर लो क्योंकि आई है ना, तो पेरी ऑक्यूलर डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व C5 की जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है वो हमारे पास इन्वॉल्व होगी। इटियोलॉजी में क्या है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 जो है ना, हर्पीस वायरस 3, ठीक है, 3 वाला, ना 1 ना 2, 3 वाला जो है ना वो 3 नाम है, हर्पीस ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस 3 नाम है, तो यहीं से याद करो हर्पीस ज़ोस्टर थर्ड जो है ना। इसके अंदर क्या होता है, वेरिसीला और ज़ोस्टर 2 नाम हमारे पास आ जाएंगे, वेरिसीला और हमारे पास होता है ज़ोस्टर। वेरिसीला क्या करता है, ये हमारे पास करता था चिकन पॉक्स, ठीक है, और अगर ज़ोस्टर होगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, शिंगल्स करेगा। अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर। इसकी पैथोजेनेसिस में आपने डिस्कस करना है कि जो चिकन पॉक्स होने के बाद यहाँ लेटेंट फॉर्म होती है। देखो ना, बंदे को हुआ चिकन पॉक्स, थोड़ा सा फोकस हो जाए यार। अच्छा, जो चिकन पॉक्स है ना, ठीक है, इसके होने के बाद वायरस जो है ना वो अपनी लेटेंट फॉर्म के अंदर आ जाता है, सो जाता है एक किस्म का, ठीक है। अब जो रिजाइड करेगा कहाँ पे, ये रिजाइड करता है जनाबे वाला डॉर्सल नर्व रूट के अंदर, डॉर्सल नर्व रूट के अंदर इसने रिजाइड करना है। फिर सेंसरी गैंग्लियन के अंदर इवन चला जाएगा। साथ में हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियंस के अंदर जाएगा। अब ये जाके रिजाइड करके बैठ के सो गया आराम से। अगली दफ़ा जब भी मरीज़ जो है ना वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा, उसकी इम्यूनिटी लो होगी, तो ये जो है ना वो अपना बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। क्या होगा, ये अपनी मैनिफेस्टेशन करवाना शुरू कर देगा, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन अपनी ये शो करना शुरू कर देगा। और ये 15% केसेस में इसी तरह ही होता है, ठीक है। तो ये ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन है। साथ में क्या होगा, इन्फ्लामेशन शदीद किस्म की होगी, साथ में वेस्कुलाइटिस होगा, साथ में जो सेल की डेथ होगी, ठीक है, अलॉन्ग विद इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलोमिएटिस, इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलोमिएटिस इन्फेक्शन होगा। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको जब मरीज़ इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होगा तो उसको ये दिख जाएंगी सारे की सारी। अब यहाँ से मैं जल्दी से ना इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेता हूँ थोड़ा सी। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास प्री डोमिनेंट सिम्टम्स जो है ना वो आएंगे। कौन कौन से वो प्री डोमिनेंट सिम्टम्स जो है ना वो आएंगी इसके अंदर। फिर नंबर 2 पे हमारे पास स्किन की लीजन्स आपको दिखेगी और साथ में कुछ ऑक्यूलर लीजन्स भी आपको, ऑक्यूलर लीजन्स भी दिख जाएंगी। प्री डोमिनेंट सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, स्किन हो गया और आई की जो है ना इन्वॉल्वमेंट होगी, स्किन प्लस आई जो है ना इसकी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगी, ठीक है। प्री हर्पेटिक न्यूरोलजिया होगा, प्री हर्पेटिक न्यूरोलजिया मतलब कान और माथे पर जहाँ जहाँ जाएगा वो पेन करेगा, प्री हर्पेटिक है ना न्यूरोलजिया बहुत सारे। स्किन के ऊपर क्या करेगा, ये हमारे पास रैशेस करेगा, वेजिकल्स फॉर्म। आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी को रिकॉल करें आपको सारा याद आ जाएगा। एडीमा होगा, साथ में वो कह रहा है कि टेंडरनेस होगी। फिर हमारे पास पेरी ऑर्बिटल रीजन के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पेरी ऑर्बिटल रीजन के ऊपर आपको दिखेगी। पेस्चुलर स्टेज के अंदर वो ना इवन के स्किन के ऊपर जब वो पेस्चुलर स्टेज के ऊपर होता है ना वो रैप्चर कर देगा, ठीक है। तो पेस्चुलर स्टेज के ऊपर वो क्या करेगा, रप्चर करेगा। वहाँ पे रप्चरिंग के दौरान वो क्या होगा, हमारे पास अल्सर बनेगा,
अल्सर की वजह से हीलिंग होगी और हीलिंग के बाद वो स्कार बन जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास कुछ पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजियाज भी हमारे पास होती हैं, वो यहाँ पे। फिर एक उसने कहा कि हस्टिंगसन साइन होता है, कि मतलब नाक के ऊपर भी जो है ना वो स्कारिंग होता है, जिसे हम हस्टिंगसन साइन कहते हैं। और तो अभी तक जो आई के अंदर इन्वॉल्वमेंट इसने की है ना हर्पीज ज़ूस्टर ने, उसको अगर मैं एक छोटे से कूजे में बंद करूँ ना, तो हमने कहा कि हमारे पास ये थे वायरल के सारे। हमने केराटाइटिस डिस्कस किया, माइक्रोडेंड्रेटिक अल्सर डिस्कस किया, फिलामेंटस केराटाइटिस डिस्कस किया, डिसीफार्म किया, और हमने डेंड्रेटिक कर दिया, जिसके अंदर वो फिर डिसीफार्म में डिस्क शेप सर्वे और डेंड्रेटिक के अंदर हमारे पास स्टीराइड था। अब हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट लाला जी कुछ भी नहीं है, जल्दी से बता देता हूँ। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन हो सकती है, साथ में आपकी टॉपिकल थेरापी हो सकती है, ठीक है। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन उसके अंदर आपने एंटीवायरल देनी है, ए साइक्लोवियर दे देनी है, वैन साइक्लोवियर दे देनी है, जो कि ओरल बायोअवेलेबिलिटी एक ही होती है, जबकि आईवी में जो है ना हमने वो नहीं, ठीक है। वो कहता है कि हमने ना आईवी में जो है ना वो देते हैं। क्यों ज़्यादा ये असर करती है आईवी? क्योंकि फ़र्स्ट पास इफेक्ट कम होता है इस वजह से। बाकी एनाल्जेसिक है, फिर उसने एंटीबायोटिक दी हुई है, और फिर साथ में स्टीरॉयड दी हुई है, वो खुद भी आप लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। टॉपिकल में वही एंटीवायरल ड्रॉपलेट्स आपके पास होते हैं, एंटीवायरल ड्रॉप्स दे सकते हैं। क्रीम होती है ए साइक्लोवीट्स की, वो आप लगा सकते हैं। स्टीराइड क्रीम्स कुछ होती हैं। फिर एट्रोपिन दे देना ताकि वो डायलेट हो सके, ठीक है। ग्लूकोमा से हमने बचाना है उसको। फिर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे देनी है, ताकि जो भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर प्रोडक्शन है ना वो कम हो सके हमारे पास। ये छोटी छोटी सी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास उसने मोरन अल्सर्स के बारे में छोटी सी बात की हुई है। ओके जी, अब ना हमारे पास है मोरन्स, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, MORENS, मोरन्स अल्सर के बारे में उसने छोटी सी बात की हुई है। बेसिकली क्या होता है, बस छोटी छोटी अब बातें रह गई हैं, थोड़ी सी ना ये कह लें कि बोरिंग सी हैं, लेकिन इसको भी हमने देखना ज़रूरी है, क्योंकि बुक के अंदर लिखी हुई है। क्रोनिक कॉर्नियल अल्सर है बेसिकली ये, ठीक है। लेकिन ये क्रोनिक होता है और रिकरेंट होता है, ठीक है। क्रोनिक होता है और बार बार होता रहता है ना। अब इसके अंदर ना बेसिकली ये ऑटो इम्यून है। जितनी भी ऑटो इम्यून होती है इसके अंदर वो इम्यूनिटी का कुछ भी कोई एंटीबॉडी होता है। और ये हमने कहाँ पे देखा था, ये लिम्बस के ऊपर था, साथ में आपका जो कॉर्निया इन्वॉल्व था ना, ठीक है। इस दो स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको मोरन अल्सर दिखा था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, एडवांसिंग रेज्ड एजेस होती हैं। एजेस जो है ना वो आपको रेज्ड मिलेंगे। नंबर सेकंड पे थिन वेस्कुलराइज्ड कॉर्निया हो जाता है, थिन वेस्कुलराइज्ड कॉर्निया हो जाएगा। साथ में वगैरह स्मॉल क्लियर जो है ना वो स्मॉल भी हो जाएगा और क्लियरी भी हो जाएगा एक किस्म का ना, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरियल अल्सर और मोरन अल्सर के बारे में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैक्टीरियल अल्सर, और यहाँ पे हम लिखते हैं मोरन्स अल्सर। दोनों में क्या फ़र्क है? जो बैक्टीरियल होता है ये हमारे पास होता है एक्यूट, जबकि जो मोरन्स होता है ये हमारे पास होता है क्रोनिक, ठीक है। नंबर सेकंड पे इसकी वजह क्या होती है, कोई बैक्टीरिया होता है, स्टेफ ओरियस हो गया, स्टेप्टोकोकस नमूनी हो गया, मॉक्सिकेला हमने देखा था फिर इन्वॉल्व होता था, और ये मोर डेंजरस होता है, ठीक है। जबकि ये मोरन्स वाला क्या है, ये ऑटो इम्यून होता है। अब फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको? हमने इस तरह फ़र्क करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा ऑटो इम्यून हो गया। इसके अंदर लेस डेंजर होता है, उतना ख़तरनाक नहीं है जितना बैक्टीरिया ख़तरनाक है। ये जो है मोर डेंजर होने की वजह क्या है, ये परफोरेट कर जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इवन सेक्लेरा भी इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारे पास डेस्मेटोसील्स करवा देता है ना, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है ना ये लेस डेंजर है, और इसके अंदर परफोरेशन भी जो होती है लेकिन बहुत कम होती है। साथ में ये लिमिटेड होता है, और इसके अंदर ना वो ओनली लिम्बस और कॉर्निया का रीजन जो है ना वो ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट दिखेगा, बाकी कॉर्निया आपका मोस्टली बच जाता है, ठीक है। तो होपफुली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे बैक्टीरियल और इसके दरमियान में। उमूमन पूछ लेते हैं, फिर बंदे को पता ना हो तो फिर मोरन अल्सर जो है ना वो वेस्कुलाइट, जो उसकी लिम्बस की वेसल्स होती हैं ना, इसके अंदर क्या करवाता है, वेस्कुलाइटिस करवा देता है, इन्फ्लामेशन करवा देता है ना। एंटीजीन वजह क्या है, वहाँ पे आप पैथो अपनी रिमाइंड करें तो एंटीजीन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है ना वो हमारे पास, एंटीजीन एंटीबॉडी जो है ना वो कम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है, ठीक है। अब वो कम्प्लेक्स क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है वेजिकल्स को,
ठीक है, जिसकी वजह से कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारे पास क्या होता है, वेस्कुलाइटिस हो जाता है। फिर हमारे पास अगर इंजरी होगी, इन्फ्लामेशन होगी, तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा और हमारे पास सारी की सारी एपिथेलियल डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अब मोरेल्स अल्सर की टाइप कौन कौन सी हैं? दो टाइप हैं, या तो वो लिमिटेड होगा या वो हमारे पास प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है, दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? या वो हमारे पास लिमिटेड होगा या वो हमारे पास कह रहा है कि प्रोग्रेसिव होगा। अगर लिमिटेड होगा तो ये हमारे पास यूनिलेटरल होता है। ठीक है, और ये 90% इसके अंदर पेशेंट जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं यूनिलेटरल से, और ये ओल्डर पेशेंट के अंदर जो है ना मोस्टली होता है। इसके अंदर मोस्टली सक्लेरा जो है ना वो बच जाता है, वो सक्लेरा इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि ये जो है ना प्रोग्रेसिव, ये यंग जो है ना उनके अंदर मोस्टली होगा, आपको दिखेगा। पेन और वीएन लॉस सबसे ज़्यादा दर्द जो है ना वो कॉर्निया का होता है। क्यों होता है? जब भी आँख का प्रॉब्लम होगा, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ना जो दर्द होती है वो अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो तो दर्द होती है। एग्जामिनर पूछता है ये क्यों होता है, तो आपने बताया ना क्योंकि कॉर्निया के ऊपर जो है ना वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं सबसे ज़्यादा। तो इस वजह सेंसरी नर्व एंडिंग की वजह से कॉर्निया की पेन सबसे शदीद तरीन होती है बजाय किसी वजह। साथ में लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया, बहुत सारे आप लिख सकते हैं। साइन में हमारे पास क्या होगा, यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ मोरेल्स अल्सर के साइन। तो वो कह रहा है कि साइंस हमारे पास होंगे बिनाइन एक्सुडेटिव अल्सर जो है ना वो लिम्बस रीजन, आपने नहीं भूलना। बस मोरन के अंदर ना LM होता है ना, JKLM, मोरन के अंदर लिम्बस आपने नहीं भूलना। जहाँ भी लिम्बस का जिक्र है आपने मोरन्स के ऊपर पहुँच जाना है। तो लिम्बस का रीजन इन्वॉल्व होगा और वहाँ पे बिनाइन एक्सुडेटिव जो है ना वो आपको सारी की सारी लीन्स मिलेगी, एक्सुडेट लीन्स मिलेगी। साथ में रेज जो है ना वो बॉर्डर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो इन्वॉल्व होगी, अगर हील कर भी जाएगी तो इसके अंदर नेक्रोसिस आपको लाजमी दिख जाएगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इसने सक्लेरा को इन्वॉल्व नहीं करना। सक्लेरा हमारे पास बच जाएगा, सिर्फ कॉर्निया और लिम्बस वाला रीजियन जो है ना वो इन्वॉल्व होगा। सक्लेरा जो वाइट वाला पोर्शन है आई का वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट अब इसकी क्या है, परफोरेशन वगैरह जो है ना वो ज़्यादा नहीं होती इसमें। ट्रीटमेंट आपने, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रीटमेंट इसकी जो है ना वो, ताकि हम ख़त्म कर लें इसको। तो ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट कर लेनी है आपने, साथ में आपने सिस्टेमिक जो है ना वो ट्रीटमेंट देनी है। मेडिकल में ये ऑटो इम्यून स्टीरॉइड्स वगैरह आपने दे देने हैं। ठीक है, हर घंटे बाद जो है ना वो आपने स्टीरॉइड डालना होता है इसके अंदर। साइक्लोस्पोरिन साथ में दे सकती हैं। साथ में इंटरफिरॉन जो है ना वो दे देंगे, जो कि इम्यून मॉड्यूलेटर है, इंटरफिरॉन गामा 2। ठीक है, इंटरफिरॉन गामा 2 जो है ना वो आपने इसके अंदर चलाना होता है। साथ में साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स आप देंगे, साइक्लोप्लेजिक्स देंगे। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ जो है ना वो प्रिवेंट करेंगी सेकेंडरी इन्फेक्शन को। ये थी सारे। सिस्टेमिक के अंदर वही आपने साइक्लोस्पोरिन दे देनी है, साइक्लोटॉक्सिक एजेंट्स, कोलेजिनेज इनहिबिटर्स साथ में दे देने हैं। ठीक है, और कंजक्टाइवल रिसेक्शन आप कर सकती हैं, कंजक्टाइवल रिसेक्शन आप कर लेंगे। साथ में कट करना है वेस्कुलाइटिस को। ठीक है, वेस्कुलाइटिस को कट करेंगे कहाँ पे, नियर द लिम्बस रीजन पे, जो है ना जितनी भी वेस्कुलाइटिस हुआ ना इन्फ्लामेशन, उसको पकड़ के आपने काट देना है। ठीक है, तो अगर मैं अब हर्पीस सिम्प्लेक्स ऑप्थेल्मिटिस और मोरल अल्सर के बारे में डिफ्रेंशिएट करूँ, यहाँ पे हमने बैक्टीरियल के बारे में किया, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं HSO, हर्पीस सिम्प्लेक्स ऑप्थेल्मिटिस और मोरल अल्सर के बारे में डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या होगा। HSO और मोरल अल्सर के बारे में क्या होगा, ये हमारे पास थी स्किन की लीजन्स थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वेजिकल्स थे, पेप्यूल्स थे, स्कारिंग थी, कंजक्टिवाइटिस था, कॉर्निया इन्वॉल्व था, मेडिकल और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट हमने की थी। मोरल अल्सर के अंदर हमने क्या किया था, ये बेसिकली क्रोनिक थी और शदीद पेनफुल थी, क्योंकि कॉर्निया इन्वॉल्व था इसमें मोस्टली। नियर लिम्बस रीजन, L आपने याद रखना है लिम्बस रीजन होगा। इसकी दो टाइप्स थी, या तो हमारे पास होगी प्रोग्रेसिव या फिर लिमिटेड। लिमिटेड होती है मोस्टली 90% पेशेंट में, ओल्डर पेशेंट के अंदर होती है। पेन थी, ड्राइनेस थी, ब्लर विजन थी, लैक्रीमेशन थी, ड्राइनेस थी, अराउंड दी लिम्बस जो है ना वो परफोरेशन है कि अगर ये रिकवर कर देगा तो डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो बच जाएगी और एपिथेलियम इसकी बच जाती है। ठीक है, डीजनरेटिव में हमने सिस्टेमिक और मेडिकल ट्रीटमेंट की थी, तो ये अब आपको फ़र्क पता होना चाहिए। फिर हमने किया इंटरस्टिशियल केराटाइटिस और केराटोपैथी के बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी है, तो इनके बारे में अगर MCQs आ जाए तो आपको कवर होना चाहिए।
इंटरेस्ट ये यार जिस तरह हमारे टीचर्स ने हमें कराया था मैं वैसे ही करवा रहा हूँ। इंटरस्टिशियल केराटाइटिस और केराटोपैथी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होगा तो इन्फ्लेम्ड कॉर्नियल स्ट्रोमा होगा, कॉर्नियल स्ट्रोमा इन्फ्लेम्ड होगा, ठीक है। अगर जो केराटोपैथी है तो इसके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर नहीं होगा। यहाँ पे नो एपिथीलियम इन्वॉल्व, एपिथीलियम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती थी, बाकी 4 लेयर इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एपिथीलियम जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे जो है ना वो सारे का सारा डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसके अंदर इन्फेक्शन जो होता है ना वो हमारे पास बैक्टीरिया स्टेफ्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, टीबी का होता है, ठीक है। हर्पीज ज़ूस्टर का होता है या फिर लेप्रेसी हो सकती है। जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की जो है ना वो मेटाबॉलिक पाथवे की डिस्टर्बेंस होगी ना, इसकी वजह से हमारे पास न्यूरोट्रोपिक होगा या एक्सपोजर केराटाइटिस होगा। 2 टाइप्स होंगी, या न्यूरोट्रोपिक केराटाइटिस होगा या हमारे पास होगी एक्सपोजर केराटाइटिस होगा। जो न्यूरोट्रोपिक है ना इसके अंदर नर्व टू दी कॉर्निया जो है ना वो डीजनरेट होंगी, नर्व टू कॉर्निया इसकी डीजनरेशन होगी। जबकि एक्सपोजर में हमारे पास क्या होगा, आई जो है ना वो जब बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती है ना इसकी वजह से हमारे पास ड्राइनेस वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो अब कॉर्नियल स्ट्रोमा जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ देखो मैं थोड़ी सी बात करके इसको ख़त्म कर रहा हूँ कि जो हमारे पास कॉर्नियल स्ट्रोमा है ना ये इन्फ्लेम्ड हो सकता है, डीजनरेट होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या डिस्ट्रॉफी हो सकती है इसकी। अगर तो इन्फ्लेम्ड होगा तो ये वजह क्या होगी, कोई भी इन्फेक्शन हो गया। लेकिन अगर इसकी डिस्ट्रॉफी होगी कॉर्नियल स्ट्रोमा की, वो किस डिजीज़ में होती है, तो वो हमारे पास मार्फन सिंड्रोम में होती है। ये पक्का MCQ आपका है, ठीक है। तो कॉर्नियल स्ट्रोमा की जो डिस्ट्रॉफी है वो टूट जाता है, डिस्ट्रॉप हो जाता है, वो हमारे पास मार्फन सिंड्रोम होती है। आपने ये बायोकेम में पढ़ा होगा मार्फन सिंड्रोम, जिसके अंदर वो कोलेजन वगैरह वाली सारी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें। अभी इंटरस्टिशियल केराटाइटिस को मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूँ तो वो ऑलरेडी मैंने कर दिया। इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में क्या था, वो स्ट्रोमा, कॉर्नियल स्ट्रोमा इन्वॉल्व होता है, एपिथेलियम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, विजुअल एक्विटी कम होगी। जल्दी से पॉइंट सुनते जाओ, बस इसको हम ख़त्म कर रही हैं। विजुअल एक्विटी कम होगी, कॉर्नियल स्ट्रोमा ओपेसिसिटी होगी, सेंसिटिविटी ऑफ कॉर्निया कम होगा और प्रेसिपिटेट जो है ना वो दिख जाएगी। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करनी है, सिंपल ESR करवा लेना है आपने, ठीक है। साथ में चेस्ट एक्सरे करवा लेनी और साथ में मेंटॉक्स टेस्ट, क्योंकि TB भी इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, तो इसके लिए हमने क्या करना है, मेंटॉक्स टेस्ट करवा लेना है। फिर VDRL टेस्ट आप करवा लेंगे ना तो आपको सारे का सारा ओके। ये कौन कॉलिंग कर रहा है यार, अच्छा VDRL जो है ना इसके अंदर आपने वो टेस्ट करवा लेना। फ्लोरेसेंस एंटीबायोटिक टेस्ट आपने करवा लेंगे, फ्लोरेसेंस एंटीबायोटिक टेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा। फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने, एंटीबायोटिक्स दे देनी है, एंटीवायरल दे देनी है, साइक्लोप्लेजिक्स दे देनी है। तो आराम से जो है ना वो 1% एट्रोपिन जो है ना वो 1% आप दे देंगे तो आपके पास सारे का सारा काम हो जाएगा, ठीक है, जिसके बाद पीपल डायलेट हो जाएगा। फिर केराटोपैथी के अंदर हमने कहा कि ये मेटाबॉलिक है सारी की सारी डिस्टर्ब। तो इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास था न्यूरोट्रोपिक, एक हमारे पास एक्सपोजर था। न्यूरोट्रोपिक से सेंसरी जो है ना वो इसके अंदर जो इनर्वेशन है कॉर्निया की वो डीजनरेट हो जाती है। सर्जिकल क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, सर्जिकल ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, ट्यूमर हो सकता है, कोई भी ऑक्यूलर डिजीज़ हो सकती है, या फिर लेज़र इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। पैथोलॉजी के अंदर जो है ना वो लॉस ऑफ इनर्वेशन होती है, जिसके अंदर कॉर्नियल हाइपर चीज़िया हो सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो एडीमा होगा, अल्सरेशन होगी सारी से। एक्सपोजर के अंदर हमने क्या कहना है कि हमने यहाँ पे अल्ट्रावायलेट राइज से UV लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोज थी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा बंदा एक्सपोज था, गर्म इलाके में था। तो इसके अंदर न्यूरोजेनिक डिजीज़ होती है, 7th नर्व की जो है ना वो पालसी होती है, या फिर बेल्स पालसी होती है, हाइपरट्रोफाइड एक्रोपियोनिक या फिर ब्लेफरोप्लास्टी जो है ना इसके अंदर हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है, यहाँ पे हमने टॉपिकल जो है ना वो मेडिकेशन देनी है, टॉपिकल लुब्रिकेंट, एंटीकोलिनर्जिस, ग्रोथ फैक्टर दे देने हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमने सुपरफिशियल एपिथेलियल डिफेक्ट्स जो है ना उसको सारे का सारे ट्रीट करना है। इन्फेक्शन है तो जो भी वो ट्रीटमेंट, लुब्रिकेशन, आर्टिफिशियल टेयर, टॉर्सरी हैप्पी और हाइपरथायराइड को ट्रीट कर देना है। तो ये थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट हमारे पास केराटोकोनस है, तो इसको भी यार लगे हाथ कारी ले, अभी मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन केराटोकोनस क्या होता है, बेसिकली जो कॉर्निया है ना इसका बल्ज आउट उसको हम कहते हैं केराटोकोनस। इसके अंदर बेसिकली जो कॉर्निया का जो ना स्ट्रोमा, ठीक है,
कॉर्निया की जो है ना कितनी लेयर थी, 5 लेयर थी ना। एपिथेलियल थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, स्ट्रोमल थी, डेस्मेंट थी और हमारे पास एंडोथीलियम थी। जो हमारे पास स्ट्रोमल लेयर है ये थिन हो जाती है, ये सबसे थिक थी हालांकि, लेकिन इसकी थिनिंग की वजह से कॉर्निया बल्ज आउट कर देगा आगे की तरफ, ठीक है। तो सेंट्रल कॉर्निया बल्ज आउट कर देगा। इसके अंदर बेसिकली एटियोलॉजी क्या, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी होगी, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी होगी। अब इसके अंदर प्राइमरी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी भी हो सकता है और हमारे पास सेकेंडरी भी हो सकता है। एक हमारे पास प्राइमरी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी होती है और हमारे पास दूसरी होती है सेकेंडरी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी होती है। दो तरह की हमारे पास डिस्ट्रॉफीज होती हैं। अब जो प्राइमरी होती है ना ये इडियोपैथिक होती है और हमारे पास ऑटोसोमल जो डिजीज़ होती हैं ना इनके जो देखा गया मतलब इसका बेसिकली जेनेटिक कॉज होता है। जबकि ये जो सेकेंडरी है ना, जब कोई भी ऑक्यूलर डिजीज़ होगी, ठीक है, तो इसके अंदर देखा गया है सिस्टेमिक डिसऑर्डर जो है ना, इसके अंदर क्यूटेनियस जो है ना वो डिसऑर्डर होता है और मार्फन सिंड्रोम्स जो है ना इसकी बड़ी वजह है सेकेंडरी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी की। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। केराटोकोनस में आप देखेंगे कि वो उसको जब मरीज को कहते हैं ना नीचे की तरफ देखो तो उसकी आंखें यूँ फटी फटी सी आपको नज़र आती हैं। अच्छा, काज क्या है बेसिकली, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन जो है ना वो ठीक से नहीं बनते। पॉलीसेकेराइड प्लस कोलेजन जो है ना वो ठीक से हमारे पास नहीं बन पाते, जिसकी वजह से कॉर्निया की थिनिंग हो जाती है और उसकी सपोर्ट जो है ना वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। ऑनसेट इसका जो है ना वो प्यूबर्टी के ऊपर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मोस्टली दोनों आइज़ जो है ना इफेक्ट होती हैं। तो इसको चेक किस तरह करते हैं कि किसी बंदे को अगर केराटोकोनस हो तो इसके लिए एक साइन होता है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है, जिसे कहते हैं मेंसन साइंस, मेंसन साइन। इसके अंदर मरीज़ को कहते हैं कि नीचे की तरफ देखो तो उसकी आंखें जो है ना वो यूं बल्ज आउट की होती हैं, फटी फटी। आपकी बुक के अंदर एक वो लड़के की डायग्राम बनी हुई है, वो लाजमी देख लेना, अभी बुक उधर पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है ना, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसके अंदर आपको पेनलेस डिटोरिएशन ऑफ द विजुअल फील्ड होगी, पेनलेस डिटोरिएशन होगी विजुअल फील्ड की। उसको पेन नहीं होगा लेकिन जो है ना वो विजुअल फील्ड उसका डिफेक्टेड होगा। कॉर्नियल हाइड्रॉप्स जो है ना उसके अंदर मसला होगा, ठीक है। डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो रैप्चर हो जाएगी, डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो हमारे पास रैप्चर कर देगी। साथ में वो फोटोफोबिक होगा, साथ में मोनो ऑक्यूलर डिप्लोपिया होगा, मोनो ऑक्यूलर डिप्लोपिया होगा, ठीक है। साथ में रिस्ट्रिक्टेड आई बाल मूवमेंट होगी, आई बाल जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, इसकी मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो साइन में आप जब अब ये इससे सिम्टम्स साइन में वो देखेंगे तो आपको सारे के सारे रिड्यूस विजुअल एक्यूटी मिल जाएगी। ऑयल ड्रॉपलेट जो है ना वो आपको ऑप्थेल्मोस्कोप के ऊपर जब देखेंगे ना तो आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह आँख के अंदर दिख जाएंगे। फिर मेंसन साइंस पॉजिटिव और केराटोस्कोपी करेंगे तो आपको रिंग्स जो है ना वो इरेगुलर रिंग्स ही हमें दिख जाएंगी। फिर उसने कहा कि एक वैगेट लाइन होती है, उसके बारे में बात की हुई है। वैगेट्स लाइन क्या होती है, VAGET, वैगेट्स लाइन। वर्टिकल जो है ना वो हमारे पास वेरी फाइन डीप स्ट्रोमल लाइन होती है, वर्टिकल वेरी फाइन डीप स्ट्रोमल लाइन होती है। जब ग्लोब के ऊपर प्रेशर आता है ना तो ये ख़त्म हो जाती है लाइन, ठीक है। मतलब जिस तरह फिशर्स रिंग होती है ना आयरन डेपोजिशन की वजह से, तो ये इसी तरह ना आपको वर्टिकल लाइन मिलती है, तो इसे हमने वैगेट्स लाइन कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, आपने इसको स्पेक्टिकल दे देनी है, रिजिड लेंसेज दे देने हैं। ये यानी केराटोकोनस के अंदर ना आपको वैगेट्स लाइन दिख जाती हैं। तो अब केराटोकोनस की जो है ट्रीटमेंट आप देख लें तो एक तो आपने उसको स्पेक्टिकल्स देनी है, चश्मे दे देने हैं, ठीक है, ताकि उसकी विजुअल एक्टिविटी जो है ना लॉस हुई है वो थोड़ी सी ठीक रहे। रिजिड लेंस दे देनी है, आंखों के आगे जब वो रिजिड लेंस लगाएगा ना तो वो बल्ज आउट नहीं करेगी इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, डेस्मेंट ये स्ट्रोमल मेम्ब्रेन सॉरी। तो रिजिड लेंसेज आपने लगा देनी है। साथ में इंटेक्टिस मतलब रिंग सेगमेंट होते हैं। फिर केराटोप्लास्टी भी आप इसकी कर सकते हैं सारी की सारी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में वो कह रहा है कि स्कारिंग हो सकती है, सीवियर पेन हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है सारी की सारी। फिर है हमारे पास केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी जो हमने इसके अंदर करनी है ना वो दो तरह से हो सकती है। केराटोप्लास्टी वो कह रहा है दो तरह से, एक हमारे पास होगी पार्शियल केराटोप्लास्टी, एक हमारे पास होगी फुल थिकनेस। जो पार्शियल होती है ना इसकी फर्दर आगे 3 टाइप्स वो बता रहा है हमारे पास। एक हमारे पास होती है सुपरफिशियल, नंबर सेकंड पे डीप, ठीक है, और नंबर थर्ड पे हमारे पास होती है एंडोथीलियम केराटोप्लास्टी। सुपरफिशियल में एपिथीलियम
प्लस हमारे पास बोवेंस मेम्ब्रेन जो है ना वो इन्वॉल्व होगी। डीप के अंदर हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रोमा भी हमने इन्वॉल्व कर लेना है, ठीक है। और एंडोथीलियम केराटोप्लाज्मी में हमारे पास एंडोथीलियम भी साथ में इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो थी। फिर फिलामेंटस केराटाइटिस के अंदर वो कह रहा है सुपरफिशियल फिलामेंट होते हैं ड्यू टू ड्राई, वो रोज़ बैंगल अपीयरेंस होती है। किसके अंदर, ये एमसीक्यूज है, रोज़ बैंगल अपीयरेंस ऑफ कॉर्निया किसके अंदर होती है, तो वो हमारे पास फिलामेंटस जो है ना केराटाइटिस उसके अंदर आपको दिख जाती है रोज़ बैंगल। न्यूरोट्रोपिक केराटाइटिस होता है वो सारी तरह। एंडोथीलियम फोल्ड होता है बेसिकली म्यूकस का एक साइड में, जिसके ऊपर ना फ्लिपिंग मूवमेंट ऑफ आई जो है ना वो रिमूव करना होता है, इसके लिए बैंडेज करनी होती है, वो सारी की सारी का। फिर कॉर्नियल डीजनरेशन और कॉर्नियल ओपेसिटी की उसके बाद की। ओके जी, जो हमारे पास है ना कॉर्नियल डीजनरेशन और कॉर्नियल ओपेसिटीज़, ये दो टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता रही है। जो कॉर्नियल ओपेसिटी होती है ये हमारे पास कंजेनिटली होती है, ठीक है। जबकि ये कॉर्नियल डीजनरेशन है ना ये हमारे पास एक्वायर्ड होगी, ठीक है। एक्वायर्ड में भी इसकी जो है ना वो 4 टाइप्स जो है ना वो कह रहा है। एक होता है हमारे पास एरकस सिनाइलस, फिर लिपर्ड केराटोप्लास्टी है, फिर हमारे पास आ जाती है बैंड, और फिर हमारे पास स्पीराइडल डीजनरेशन हो जाती है। तो कौन कौन सी टाइप उसने दी है, नंबर 1 पे उसने लिखा हुआ है एरकस सिनाइलस, इस तरह करके कुछ स्पेलिंग आपने देख लेने हैं इसका। तो ये इसमें क्या होता है, कॉर्निया की जो पेरीफ्री है ना वो ओपेसिटीज़ होती हैं, पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटीज़ जो है ना वो हमारे पास होती हैं। लिपर्ड की जो है ना वो इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है, बिटवीन द लिम्बस एंड कॉर्निया, कॉर्निया और लिम्बस के दरमियान जो है वो लिपर्ड की इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी, इसे हम एरकस सिनाइलस कहेंगे। मतलब ये यहाँ पे यूँ करके ना है, ये लिम्बस हो गया, ये इंटीरियर 1/3 कॉर्निया, तो यहाँ करके जो है ना वो आपको लिपर्ड की दिख जाएगी। फिर वो हमारे पास कह रहा है कि लिपर्ड्स केराटोपैथी के बारे में है। नंबर 2 पे जो है ना एक्वायर्ड कंजेनिटल डिजेनरेशन, इसके अंदर फैट या फास्फोलिपिड जो है ना, ठीक है, वो क्या होता है, वाइट स्ट्रोमल डिपॉजिट यहाँ पे आपको दिखेंगे, वाइट स्ट्रोमल डिपॉजिट्स जो है ना वो आपको दिख जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल, फैट और फास्फोलिपिड सारे के सारे इसके अंदर एसोसिएट होते हैं विद वेस्कुलराइजेशन, इसके अंदर आपको वेस्कुलराइजेशन भी दिख जाएगी। वजह क्या है, ड्यू टू हर्पीज जूस्टर, ठीक हो गया। नंबर 3 पे वो कह रहा है हमारे पास होती है बैंड केराटोपैथी। तो यार ये कौन का लिखा है, बैंड केराटोपैथी में क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम साल्ट जो है ना वो हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर साथ में आपकी बोवेंस मेम्ब्रेन जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होगी, एपिथेलियल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, साथ में स्ट्रोमा जो है ना वो इंटीरियरली वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब इसके काजेज़ क्या क्या है, एक तो हमारे पास है एज रिलेटेड है, साथ में आपको मस्कुलर डिजीज़ होगी, या फिर हमारे पास मेटाबॉलिक जो है ना वो डिजीज़ होगी, या लेमिलर केराटोपैथी होगी। नंबर 4 पे हमारे पास उसमें ये था बैंड वाला। नंबर 4 पे हमारे पास है स्पीराइडल डीजनरेशन, स्पीराइडल डीजनरेशन, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अल्ट्रा वायलेट से जो ज़्यादा एक्सपोज होती है ना उनके अंदर आपको दिखेगा, और इसके अंदर भी लेमिलर केराटोपैथी की ट्रीटमेंट होती है। फिर कहीं कहीं बुक में सेलमैन नोड्यूलर डीजनरेशन लिखी हुई है, वो देख लेना कि लुब्रिकेशन और केराटोप्लास्टी में सारे का सारा। तो ये था हमारे पास। अब कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ के बारे में थोड़ा सा उसने कंसेप्ट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं हम, बस हमारा ये ख़त्म हो जाएगा कॉर्निया वाला इंशाल्लाह। अच्छा, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी भी जो है ना, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी ये हमारे पास बेसिकली स्लो प्रोग्रेसिव जो है ना वो डिजीज़ है, मोस्टली जो है ना वो मरीज़ को 40 साल तक जो लग जाती है। जेनेटिक काज है इसका, तो इसके अंदर जो है ना वो जेनेटिकली काज 2 तरह से होती है, एक हमारे पास होती है एंटीरियर डिस्ट्रॉफी, और एक हमारे पास होती है पोस्टीरियर डिस्ट्रॉफी। जो एंटीरियर डिस्ट्रॉफी है वो हमारे पास इसके अंदर एपिथेलियम इन्वॉल्व है, साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती हैं, और साथ में आपका स्ट्रोमा जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। जबकि पोस्टीरियर में हमारे पास पोस्टीरियर स्ट्रोमा और साथ में आपका बेसमेंट जो है ना वो मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होगी। फिर उसने लिखा हुआ है एक टर्मिनोलॉजी ग्लैनुलर डिस्ट्रॉफी। तो ग्लैनुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, स्मॉल वाइट ग्रेन्यूल्स आपको दिख जाते हैं, स्मॉल वाइट ग्रेन्यूल्स आपको दिख जाते हैं, और इसकी वजह क्या है, हाइलन मेम्ब्रेन जो है ना इसकी डेपोजिशन हो जाती है, हाइलन
मेम्ब्रेन जो है ना इसकी हमारे पास क्या होगी, डेपोजिशन हो जाती है, जिसे हम ग्लैंडुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। फिर हमारे पास है लैक्टस डिस्ट्रॉफी के बारे में उसने एक बात की हुई है, LATUS लैक्टस डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर जो है ना लैक्टस नेटवर्क जो है ना, ठीक है, वो हमारे पास होता है, जो कि हमारे पास एमाइलॉइड मटीरियल्स होता है ना, ठीक है, उसकी हमारे पास डेपोजिशन हो जाती है। फिर हमारे पास है मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर क्या होता है, मैक्यूला जो है ना, मैक्यूल्स वो डिपॉजिट हो जाती हैं। फिर उसने पोस्टीरियर डिस्ट्रॉफी में लिखा हुआ है बाइलेटरल रिप्लेसमेंट होती है, और वो बाकी बच्चों वाली बात है। फिर स्ट्रोमल उसने लिखा हुआ है कि स्ट्रोमा जो होता है ना आई का जो थर्ड लेयर है उसकी डिस्ट्रॉफी के बारे में लिखा हुआ है, स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर वो कह रहा है 3 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होती है ग्लैनुलर, फिर हमने कहा कि ये लेटस होती है, और एक हमारे पास थी मैक्यूलर, ठीक है। अब MCQs देख रहे हैं। ग्लैनुलर में क्या होता है, हमारे पास हाइलन मेम्ब्रेन जो है ना इसकी डेपोजिशन है। लेटस के अंदर हमारे पास अमाइलॉइड की डेपोजिशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, या मैक्यूलर में म्यूकोपॉलीसेकेराइड की डेपोजिशन होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट केराटोप्लास्टी क्या होता है, केराटोप्लास्टी आपने बहुत सुना होगा, बच्चों वाली बात है इसलिए मैं जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ। इसके अंदर जो है ना वो आपका जो डिजीज़्ड कॉर्निया है ना उसको हम हेल्दी कॉर्निया से रिप्लेस कर देते हैं, जिसे हम केराटोप्लास्टी कहते हैं। अब इसके अंदर ना 3 तरह के या 4 तरह के कह लें, फुल थिकनेस ग्राफ्ट होता है, फुल थिकनेस ग्राफ्ट हम लगते हैं, या फिर पार्शियल थिकनेस होते हैं, ठीक है, या फिर एंडोथीलियल ग्राफ्ट होता है, या फिर हमारे पास लिम्बस सेल रिप्लेसमेंट होती है, लिम्बस सेल्स रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। फुल थिकनेस को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी भी कहते हैं। जबकि पार्शियल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सुपरफिशियल भी होती है और हमारे पास होती है डीप भी होती है, ठीक है। तो PKP में मतलब इसको पेनिट्रेटिंग जो है ना वो केराटोप्लास्टी भी कहते हैं, मतलब PKP भी कहते हैं। मरीज़ को ऑप्टिकल का मसला है, मतलब डोनर और इसमें ना रेसिपिएंट, डोनर से लेकर रेसिपिएंट को हमने यहाँ पूरा का पूरा ही लगा दिया करते हैं। फिर वो प्रेजेंटेशन क्लेम में हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन में मतलब हमने कॉर्निया को जब ट्रांसप्लांट करना ना, अब्दुल तारेदी का भी कॉर्निया जो है ना वो ट्रांसप्लांट किया गया था किसी मरीज़ को। तो 48 आवर के अंदर जो है ना वो हमारे पास मोस्टली प्रिजर्व किस तरह करना है, 48 आवर के अंदर कर सकते हैं, या फिर हमने एक है माइक्रो चैम्बर के अंदर, ठीक है, माइक्रो चैम्बर के अंदर हमने 48 आवर के अंदर, मैक्रो के अंदर हम ना 2 वीक्स तक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गन जो है ना वो कल्चर है तो उसके अंदर 4 से 5 वीक्स तक जो है ना हम कॉर्निया को ज़िंदा रखें। आपने फोरेंसिक के अंदर पढ़ा होगा कि कॉर्निया 6 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है, लेकिन ये 48 आवर के अंदर अंदर बेस्ट होता है। 6 से 24 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ के अंदर से निकाल लेना तो वो लगाया जा सकता है, उसके बाद नहीं होता। साथ में मरीज़ को ना वो स्टीरॉयड एंटीबॉडीज देना है, ठीक है। अब वो कहता है कि कौन सी अलामत है जिसके अंदर हमने केराटोप्लास्टी नहीं करनी होती, मतलब कॉर्निया को रिप्लेस नहीं करना होता, तो वो है हमारे पास ड्राई आई सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, या सोजोरन सिंड्रोम्स होती हैं उसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ कॉर्निया बिल्कुल ख़त्म होती है, वेस्कुलराइजेशन नहीं होती है और इन्फ्लामेशन बहुत होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, या फिर जो ग्लूकोमा के पेशेंट या यूवियाइटिस के पेशेंट है ना उनके अंदर आपने कभी भी नहीं करनी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है कॉर्नियल को जब हम करेंगे, तो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में रिजेक्शन हो सकती है, ग्लूकोमा हो सकता है, या इन्फेक्शन हो सकती है। फिर वो कह रहा है पार्शियल केराटोप्लास्टी में सुपरफिशियल और डीप होती है, ठीक है। तो सुपरफिशियल में हम सिर्फ एपिथेलियम की एक्सीजन करते हैं ना, ठीक है, 2 तरह की फिर वो कह रहा है केराटोप्लास्टी में, एक सुपरफिशियल भी होती है एक डीप भी होती है, ठीक है। सुपरफिशियल में वो कह रहा है कि सिर्फ हम ना एपिथेलियम को ऊपर ऊपर से काटते हैं, ठीक है। डीप के अंदर हमने पूरी जो है ना वो डेस्मेंट मेम्ब्रेन तक लेके जानी होती है, ठीक है। इंडिकेशन क्या, कॉर्नियल थिकनेस अगर या फिर हाई ड्रॉप्स के पेशेंट है उनके अंदर होती है। फिर बाकी एंडोथीलियम केराटोप्लास्टी है जिसके अंदर हमें एंडोथीलियम को ही साथ में निकाल देना होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉर्निया वाला चैप्टर। बहुत ही बोरिंग हो गया था एंड पे, लेकिन सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये इसी तरह की जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज आपको बस याद रह जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ हेल्प हो ही गई होगी। अब नेक्स्ट जो है ना वो देखता हूँ मैं स्टेबिस्मस वाला चैप्टर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है तो वो पहले हम कवर करेंगे, क्योंकि वो मज़े का भी है, वो पढ़ाने में मज़ा भी आएगा मुझे। तो यार ये वाला जो है ना चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है ना कुछ हो ही गया।
ये देख लो यहाँ पे हर्पीस ज़ुस्टर ऑप्थेल्मिकस, जिस तरह वो हर्पीस वाले पेशेंट में होते हैं ना एक ख़ास जगह पे, ज़्यादा नहीं मैं डायग्राम दिखा रहा क्योंकि भाई यार यूट्यूब वाले ना इतराज़ करते हैं, वो कहते हैं ये क्या गंदी चीज़ें दिखा रहे हो तुम, ठीक है। फिर मोरल्स अल्सर के बारे में हमने बात की, पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर है, इसके अंदर लिम्बस को आपने हमेशा याद रखना है, ये लिम्बस वाले एरिया के ऊपर थिक वेस्कुलराइज्ड कॉर्निया के एजिस के एडवांसिंग होते हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर आपके पास इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, केराटोपैथी के अंदर हमने कहा कि वो हमारे पास न्यूरोट्रॉपिक हो गया, और सेकंड पे एक्सपोजर केराटोपैथी हमने डिस्कस किया। फिर ये देखें मंसन साइन, उसे जब कहते हैं नीचे देखो और आप उसकी आईलेट ऊपर की तरफ पकड़ती हैं तो आपको ये ना डेले फाड़ फाड़ के देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के फटी फटी आंखें इसकी। फिर फिलामेंटस केराटाइटिस में आपको ये छोटे छोटे कॉर्नियल फिलामेंट्स नज़र आते हैं। फिर कॉर्नियल डीजनरेशन के बारे में बात की हुई है, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी सारी की सारी, लिपिड केराटोपैथी बैंड है, सेफेराइडल है, सेल्समैन है, नोड्यूलर है। फिर केराटोप्लास्टी के बारे में हमने बात की, और देन लास्ट पे जो है ना वो सारी की सारी इंडिकेशन क्या है, किस किस में नहीं करनी, किस किस में करनी है, ठीक है, फुल हो गया या पार्शियल हो गया, वो सारी हमने मॉइस्ट चैम्बर हो गया, मैकेरी हो गया, ऑर्गन कल्चर, क्योंकि किस किस मीडियम के अंदर कितनी कितनी देर रहता है। मॉइस्ट अगर चैम्बर होगा तो 48 घंटे, मैकेरी के अंदर जो है ना वो कह रहे हैं 2 वीक्स तक, अगर ऑर्गन कल्चर करेंगे तो 4 से 5 वीक तक जो है ना हम इसको प्रिजर्व कर सकती हैं। तो ये मैंने नाम कुछ और आई थिंक बता दिए थे, लेकिन मेरे ध्यान में वही थे ना, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, बस और कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट कॉर्निया। अभी नेक्स्ट जो देखते हैं मैं कौन सा चैप्टर करना है, ये भी अवे नहीं करिए अपने नो यू कैन आस्क मी, थैंक यू, बताना किस तरह की वीडियो बनी थी। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल करें। अभी नेक्स्ट जो है ना वो हम जो स्ट्रैबिस्मस वाला है ना, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रैबिस्मस वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर बकायदा आई की मूवमेंट्स आपको ओएसपी के अंदर करवाते हैं, ऑक्यूलर मूवमेंट के बारे में क्या होती हैं, फिर उसके अंदर कुछ साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, तो वो बड़े मज़े का चैप्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर ये स्ट्रैबिस्मस वाला है। तो अभी करते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।